ध्वनि एक तरंग उठा, लेकिन कौन सा तरंग है, इसको कौन सा तरंग बोलते थे, अनुदैर्ध्य तरंग, इसको बोलते थे अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव याद होगा। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में कैसे गति करता है कोई भी चीज, चर्चा किए थे। तरंग के समांतर कण गति करते हैं, दोलन करते हैं, और कैसे दोलन करते हैं, संपीड़न एक बार हो जाएगा, दूसरा विरलन हो जाएगा। पहला संपीड़न, दूसरा विरलन। संपीड़न और विरलन, संपीड़न और विरलन, संपीड़न और विरलन करते हुए गति करता है। ठीक है, इस तरह से ये अनुदैर्ध्य तरंग जहां भी होगा तो इसका पहचान होगा संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन। जबकि एक दूसरा तरंग बताए थे अनुप्रस्थ तरंग, वहां पर पहचान क्या था, श्रृंगगर। तो यहाँ पर श्रृंगगर नहीं मिलेगा, यहाँ पर संपीड़न विरलन। जब भी अनुदैर्ध्य तरंग होता है तो ये कौन सा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग में एक यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंग के लिए गति करने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, माध्यम में गति करेगा, माध्यम में गति करेगा। अगर माध्यम में गति करता है, माध्यम अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, माध्यम नहीं है तो गति नहीं कर पाएगा। इसीलिए ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जहां पर माध्यम नहीं है वहां पर ध्वनि गति नहीं करेगा। जैसे अंतरिक्ष में ध्वनि गति करेगा, नहीं करेगा। चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल नहीं है तो क्या होगा, गति नहीं करेगा। क्लियर है। तो इस तरह से जब भी माध्यम की अभाव होगा, माध्यम नहीं होगा तो वहां पर गति नहीं करता। इसीलिए अगर आपको पूछा जाए कि ध्वनि निर्वात में गति करता है, क्या बोलेंगे, नहीं गति करता है। तो यह निर्वात में गति नहीं करता है। तो ठीक है, यह निर्वात में गति नहीं करता है, निर्वात में गति नहीं करता है। ओके, अब इसको हम लोग ये तीन चीज ध्यान रखना है कि पहला यार क्या है, तरंग है, तरंग ऊर्जा है। कौन तरंग है, यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग में कौन सा तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग है। ये सारी बातें आप लिखे हुए समझ में आ रहा होगा, है ना, कोई चीजें। उसके बाद अनुदैर्ध्य तरंग है तो इसके लिए क्या चाहिए, यांत्रिक तरंग में क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। माध्यम है तो गति करेगा, माध्यम नहीं है तो गति नहीं करेगा, इसलिए निर्वात में गति नहीं करेगा। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा पर बम पटक दिया गया तो बगल वाले व्यक्ति को सुनाई देगा, नहीं। बगल में खड़े हैं, नहीं सुनाई देगा। ठीक है। चिल्लाए हम बहुत जोर से, अगर दोनों व्यक्ति चंद्रमा पर हैं, हम चिल्ला रहे हैं भाई मुझे बचाओ, दूसरा चाकू मारने आ रहा है, आप सुन ही नहीं पाएंगे। ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां माध्यम नहीं है ना। यहाँ पर तो तुरंत सुन जाते हैं, चिल्लाया कोई दौड़ रहे या कोई चिल्ला रहा है कुछ बात, वहां पर आप नहीं सुन पाएंगे। ठीक है। इस तरह से हमारा वहां पर माध्यम नहीं होने से नहीं सुनना पड़ेगा। आज हम थोड़ा पहले देखते हैं ध्वनि के प्रकार। ठीक है, ध्वनि तरंग के प्रकार करेंगे, ध्वनि तरंग के प्रकार। इसको तीन भाग में बांटते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा जो बातें हैं ध्वनि तरंग के प्रकार में। पहला है, हम लोग कहते हैं अवश्रव्य ध्वनि। क्या कहते हैं, अवश्रव्य ध्वनि तरंग। पहले को कहते हैं अवश्रव्य ध्वनि तरंग, अवश्रव्य ध्वनि तरंग, अवश्रव्य ध्वनि तरंग। ठीक है। अवश्रव्य मतलब जो सुना नहीं जा सके, सुनने से बहुत कमजोर हो, और माने नीचे, है ना, इसको कहते हैं इंफ्रासोनिक। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंफ्रासोनिक, सोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव। ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव। अरे होता है अल्ट्रासोनिक वेव, अरे होता है सोनिक वेव, है ना। तो अवश्रव्य ध्वनि तरंग। अब इसको क्या कहेंगे, जिसका आवृत्ति, जिसका कंपन, जिसका आवृत्ति कितना रहना चाहिए, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो, जिसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, वैसे ध्वनि तरंग को, वैसे ध्वनि तरंग को जिसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है, उसको हम लोग कहेंगे अवश्रव्य ध्वनि तरंग। ठीक है। अब ये इतना कमजोर जिसे देखते हैं, आप एक चीज जानते होंगे कि E बराबर H इंटू न्यू। यहां पर देखते हैं एनर्जी जो किस पर निर्भर करता है, न्यू आवृत्ति पर। न्यू है आवृत्ति यहाँ पर। ठीक है।
E बराबर है, ये प्लांक्स का इक्वेशन है, प्लांक्स कांस्टेंट का, क्वांटम का। तो प्लांक्स क्वांटम से ये बना हुआ है, तो उसमें न्यू माने क्या है, आवृत्ति। तो कहीं किसी भी तरंग ऊर्जा का, किसी भी तरंग का जो ऊर्जा होता है उसके आवृत्ति के समानुपातिक होता है, आवृत्ति के समानुपातिक है। अगर आवृत्ति अधिक है तो ऊर्जा भी अधिक होगा, और अगर आवृत्ति कम है तो ऊर्जा भी कम होगा। ओके, अब बताइए यहाँ 20 हर्ट्ज ऊर्जा जो तरंग है, तरंग की आवृत्ति है, ये आवृत्ति इतना कम है इसलिए इसका ऊर्जा भी काफी कमजोर होती है। ठीक है, और इसी कारण से ये कमजोर ऊर्जा होने के चलते हमारे जो कान का पर्दा जिसको टिम्पेनम कहते हैं, तो इस पर्दे को हिलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए ना, वो इसके पास ऊर्जा नहीं रहता है। किसके पास? अवसर ध्वनिक तरंग के पास। ठीक है, इसलिए कान के पर्दे को कंपन कर ही नहीं पाता है, इसलिए हम सुन नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ पशु पक्षी के कान के पर्दे इतना नाजुक होते हैं कि इतना कम ऊर्जा से भी कंपन हो जाता है। वैसे जैसे कुत्ता वगैरह सुन लेता है ना, कुछ पक्षियां वगैरह सुन लेता है। ठीक है, मुर्गे वगैरह सुन लेते हैं, 4 बजे से ही वो भागना शुरू कर देता है। ठीक है, देखते हैं ना, तो वो सब कुछ ऐसे हैं कि बहुत शांत वातावरण में कमजोर ऊर्जा को भी सुन लेता है। तो कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन अवसर ध्वनिक तरंग को मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो ये जिसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है, हम लोग कहते हैं क्या, अवसर ध्वनि, इसको हम लोग सुन सकते हैं। तो अवसर को सुना नहीं जा सकता, मनुष्य नहीं सुनता है, मनुष्य नहीं सुनता। ठीक है, मनुष्य नहीं सुन पाता। आपको किससे अगर सुनना है तो किससे चाहिए, 20 हर्ट्ज से ऊपर चाहिए। ठीक है, और दूसरा होता है श्रव्य ध्वनि तरंग। श्रव्य ध्वनि तरंग ऑडिबल साउंड, इसको हम लोग कहेंगे साउंड वेव। ऑडिबल साउंड वेव जो सुनने योग्य हो, जिसको सुन सकते हैं। ठीक है, हम जिसको सुनेंगे, तो हम लोग को सुनने के लिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले जो ध्वनि तरंग होते हैं उसको सुनते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तो सुनने के लिए हम लोग का जो आवृत्ति होती है, तो ये वैसे ध्वनि तरंग मान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति के बीच, आवृत्ति के बीच के ध्वनि तरंग, के ध्वनि तरंग। ठीक है, ये देखिएगा, मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के जो ध्वनि तरंग होते हैं, वही ध्वनि मनुष्य सुन पाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है श्रव्य ध्वनि तरंग। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा? 20 हर्ट्ज को कहेंगे, 20 हर्ट्ज से कम है तो क्या कहेंगे, अवश्रव्य। अवश्रव्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज क्या कहेंगे, श्रव्य। और एक अगर इससे भी ज्यादा ऊर्जा वाला है तो होता है प्राश्रव्य। तो ये होता है प्राश्रव्य, प्राश्रव्य ध्वनि तरंग, प्राश्रव्य ध्वनि तरंग। और प्राश्रव्य में हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। ये बहुत उपयोगी है, जानते हुए कई जगह हम लोग अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव। ठीक है, अल्ट्रासोनिक भी करते हैं इसको, अल्ट्रासाउंड, इसको अल्ट्रासोनिक भी करते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड जो है इसका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होना चाहिए। 20,000 हर्ट्ज से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि, उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि, इसको हम लोग कहते हैं प्राश्रव्य ध्वनि तरंग। तो ये ध्वनि को हम लोग 3 भाग में बांट दिए। पहला को बोले अवश्रव्य, और दूसरा को बोले श्रव्य, और तीसरा को बोले प्राश्रव्य। अब एक क्लियर हो गया होगा कि ये तीनों को किस पर बांटे हैं हम, आवृत्ति के आधार पर। किस पर बांटे हैं, आवृत्ति के आधार। और आवृत्ति के आधार पर ही ऊर्जा होती है। ऊर्जा आवृत्ति बढ़ने से बढ़ता है, आवृत्ति घटने से घटता है। अब क्लियर है कि सबसे कम ऊर्जा किसका होगा, सबसे कम ऊर्जा किस ध्वनि का होगा, अवश्रव्य ध्वनि तरंग का। उससे ज्यादा श्रव्य ध्वनि तरंग का, और सबसे ज्यादा प्राश्रव्य ध्वनि तरंग का। तो सबसे ज्यादा प्राश्रव्य ध्वनि तरंग।
तो अगर मैंने प्राश्रव्य ध्वनि तरंग की बात करें तो ये काफी अधिक ऊर्जा वाला ध्वनि तरंग होता है। तो ये मतलब इस काफी अधिक ऊर्जा युक्त ध्वनि तरंग, काफी अधिक ऊर्जा युक्त, ये जो ध्वनि तरंग होती है काफी अधिक ऊर्जा युक्त होती है, और इसलिए सबसे ज्यादा उपयोगी यही है। उपयोगी माने क्या कह सकते हैं, चिकित्सा तथा वैज्ञानिक शोध में उपयोगी। इसी का उपयोग हम वैज्ञानिक शोध में करते हैं, शिक्षा में भी करते हैं। ठीक है, अगर आपका अवसर का उपयोग नहीं करते हैं, श्रव्य का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें उतना ऊर्जा नहीं है। जैसे हम लोग अल्ट्रासाउंड कॉमन जानते हैं, खूब जानते हैं अल्ट्रासाउंड, पेट के अंदर सारे लोग देख लेते हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझ रहे होंगे, अल्ट्रासाउंड को खूब जानते होंगे। पेट में साउंड भेजा जाता है, वो साउंड को हम लोग फिर साउंड क्या है, ये ध्वनि ऊर्जा है, क्लियर बोले। तो इसमें क्या अल्ट्रासाउंड में हम लोग क्या करते हैं, ध्वनि ऊर्जा को फिर यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, ऐसे विद्युतीय ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, विद्युतीय ऊर्जा में बदलते हैं। तो इसके चलते वो विद्युतीय ऊर्जा जाके उसका फिर क्या होता है, वो फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम जाता है, फिर वहां पर प्रकाश ऊर्जा को लेकर फोटो बनाता है, छाया बनाता है, उसको हम लोग फिर देखते हैं, उसका फिर हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो ये एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में कई बार कन्वर्ट करके फिर हम उसका फोटो प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्वनि ऊर्जा के माध्यम से उपयोग करते हैं। तो इतना ऊर्जा चाहिए कम से कम अल्ट्रासाउंड के, इसका अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासाउंड का ही उपयोग किया गया। ठीक है, कई बार पूछता है प्राश्रव्य में किसका उपयोग, अल्ट्रासाउंड में किसका उपयोग किया जाता है, तो प्राश्रव्य ध्वनि का। अच्छा, इसमें इतना उपयोग है, इसका उपयोग देखिएगा, इसका उपयोग कई बार जो होता है कि मच्छरों को भगाने में, कई जगह होता है चिमनी को साफ करने में, कई जगह जैसे बहुत कंफर्ट कराता है ना, तो बहुत जगह चिमनी को ऊंचे चिमनी को जाकर, नहीं तो यहाँ पर प्राश्रव्य ध्वनि तरंग तो उससे सफाई हो जाती है। कई जगह होता है कुहासा वगैरह का हटाने में, है ना, कई जगह तो घड़ी के अंदर जो महंगी घड़ी तो उसकी सफाई करने में इस तरह का उपयोग किया जाता है प्राश्रव्य ध्वनि तरंग, क्योंकि ये बहुत अधिक एनर्जी और बहुत ज्यादा कंफर्ट करता है, तो धूल झक्कर जल्दी जल्दी सफाई हो जाती है, उड़ जाती है। ठीक है, तो ये, और इसके बाद इसका उपयोग होता है जैसे सोनार में, ये जानते हैं सोनार में होता है ना, समुद्र में गहराई मापता है। तो सोनार क्या करता है, सोनार जो है गहराई मापता है, किसका, समुद्री गहराई को, है ना, या समुद्र में समुद्र की गहराई को, समुद्र की गहराई को मापता है, या किसी वस्तु को उसमें डूबा हुआ उसको मापता है। ठीक है, गहराई को मापता है। अब एक चीज बताइए, ये करता कैसे है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक अल्ट्रासाउंड पहले इसके अंदर छोड़ा, जैसे अल्ट्रासाउंड क्या होता है, जैसे यहाँ एक मशीन है, ये इस तरह से मशीन है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ से एक बार अल्ट्रासाउंड छोड़ा गया कहाँ, समुद्री गहराई में, है ना, इसको कहते हैं ट्रांसमीटर, जो ट्रांसमिट कर दिया, और ये फिर यहाँ पर ये मिल गया वस्तु या सतह, तो सतह या फिर कोई जहाज डूबा उससे टकराया, और फिर क्या हुआ, ये परावर्तित हो गया, तो इसको ये रिसीव कर लिया। ठीक है, तो पहले एक ट्रांसमिट किया, छोड़ा, और दूसरा फिर वहां से टकरा कर आया तो इसको रिसीव कर लिया। तो ये क्या होता है कि इसके जाने और आने का जो समय है वो तो हमारा कब छोड़े कब आया, ये तो ये मतलब जो सिस्टम लगा वो काउंट कर लेता है टाइम। अब हम जब समय लगा तो हमको पता है कि ध्वनि का वेग जल में कितना है, जल में छोड़ रहे हैं तो जल में कितना है, वायु में कितना है। जैसे वायु में जानते हैं कि 332 मीटर पर सेकंड है, जल में जानते हैं कि मान 1500 मीटर पर सेकंड है ना, तो करीब उसी हिसाब से मान लेते हैं कि ये 1500 मीटर पर सेकंड गया और 1 सेकंड में आया, 2 सेकंड लगा, तो 1 सेकंड में 1500 मीटर गया होगा और 1 सेकंड में आया होगा। तो समुद्री गहराई कितना है, मात्र 1500 मीटर में, क्योंकि एक जाने और आने में तो 3000 मीटर लगा, लेकिन फिर हमको जाने का मतलब डिस्टेंस सही है ना, तो जितना कुल समय लगा तो हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुने समय। तो आपका दूरी कितना है, तो 4 कितना था इसका 1000, और समय कितना लगा 2 सेकंड, और इसको भागा 2 दीजिए, भाई हमको आधा चाहिए ना, उसका भागा 2 कर दीजिए, तो हमारा इसका वास्तविक दूरी कितना था, ये डबल बताएगा, ये बताएगा इसको डबल बताएगा। जैसे 1500 गया फिर 1500 आया, तो हमारा गहराई 1500 है, लेकिन ये बताएगा 3000, तो उसको भाग देंगे 2 से, तो फिर हमको मिल जाएगा 1500, है ना। तो इस तरह से एक कैलकुलेटर सिस्टम लगा रहता है जो हमको बता देता है कि इतना गहराई पर जहाज आपकी डूबी हुई है, या फिर कोई टापू है, या फिर कोई समुद्र का गहराई यहाँ पर इतनी है, इस माध्यम से सोनार काम करता है। ठीक है, तो वो इसमें उपयोग करते हैं हम किसका, प्राश्रव्य ध्वनि तरंग का। तो प्राश्रव्य ध्वनि तरंग का उपयोग जल को शुद्ध करने में, जीवाणुओं को मारने में, घड़ियों को साफ करने में, सोनार में, अल्ट्रासाउंड
करने में, सोनोग्राफी करने में, ये सभी कामों में हम लोग अल्ट्राश्राव्य तरंग का उपयोग करते हैं। प्राश्रव्य ध्वनि तरंग हमारे काम के लिए ज़्यादा है, लेकिन हम लोग इसको सुन नहीं पाते हैं। तो लास्ट में एक खाली पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों को सुन पाता है। प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों को सुन पाता है। ठीक है, ये सब मनुष्य नहीं सुनता। ठीक है, मनुष्य कौन सुन पाता है? केवल श्रव्य ध्वनि तरंग को। अब नोट करके एक चीज लिखिएगा, ठीक है। चमगादड़ रहता है, वो खुद अपने से 1,00,000 हर्ट्ज वाला बहुत जो शक्तिशाली ध्वनि तरंग है उसको छोड़ता है और वो जाता है सतह पर। जैसे किसी से जाया, हमारे मोबाइल से टकरा गया, हमारे कैमरा से टकरा गया, हमारा बोता टकरा गया, कुर्सी से टकरा गया और आपसे टकरा गया, तो वो जाता है तो उसको फिर ये इसी को रिसीव कर लेता है। रिसीव कर लेता है तो पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई चीज इस तरह का उसका, जैसे हम लोग कैसे सोनोग्राफी से एक फोटो प्राप्त कर लेंगे, पेट में यहाँ पथरी है, ठीक है, वैसे जान जाता है कि यहाँ पर एक आदमी है, उसका इस तरह का छाया उसके दिमाग में बन जाता है, तो वो उतना दूर आपको भाग जाएगा साइड में। यहाँ खाली है, वो फोटो बन गया तो उधर भाग जाएगा। फिर वहां पर देखा कि यहाँ पर एक दीवार है तो उसका फोटो बन जाएगा तो उधर घूम जाएगा, उधर खाली है वो उधर निकल जाएगा। इस तरह से ही घूमते रहता है। ठीक है, यानी ये आंख की सहायता से कम और अपनी जो प्राकृतिक तरंगे हैं उसके सहायता से ज्यादा उड़ पाता है। इसलिए इसका आंख कोई मायने का नहीं लगता है किसी पे। इसलिए ये शांत वातावरण में जो उड़ना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि शांत वातावरण में इसकी ध्वनि तरंगों का डिस्टर्बेंस कम होता है। जो ध्वनि तरंग करता है उसका डिस्टर्बेंस कम होता है। ठीक है।